मूवी की शुरुआत में हमें क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि दो लोग आपस में अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लेटर आता है जो कि इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने का इनविटेशन होता है, लेकिन दोनों ही लोग उस पर कुछ खासा ध्यान नहीं देते हैं और उसे किनारे करके फिर से अपनी परपंच करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि 1983 में उस टाइम पे किसी को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आगे चलकर भारत इतिहास रचने वाला है और इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना ये सभी को बस एक अनदेखा सपना ही लगता था। अब हम इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर पीआर मान सिंह को देखते हैं, जो कि सभी क्रिकेटर्स का सामान लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था। उस वक्त भी वो दो आदमी इंडियन क्रिकेटर्स का मजाक बनाने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे इंडियन क्रिकेटर्स बस नाम के लिए जा रहे हैं लेकिन जीत कभी नहीं पाएंगे। मान सिंह उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बोलते और सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें इंडियन क्रिकेट टीम के सारे क्रिकेटर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और सबसे पहले हमें भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कपिल देव को दिखाया जाता है। फिर हम बाकी क्रिकेटर्स को भी देखते हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर, एस श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, कीर्ति आजाद, रॉजर बिनी, मदन लाल, सईद किरमानी, बलविंदर सांधू, दिलीप वेंगसकर, रवि शास्त्री, सुनील विल्सन और ये सभी लोग लंदन पहुंच चुके थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब इन सभी का एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है। तभी वहां कैप्टन कपिल देव सभी से कहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे 4 वार्म अप मैच होने हैं, तो इस बार हमें कुछ करके दिखाना है। इसके बाद अब सभी लोग मैचेस की तैयारी में लग जाते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि मान सिंह लंदन के क्रिकेट ऑफिस में जाते हैं, जहां वो एक आदमी से उस स्टेडियम के पास बनवाने को कहते हैं जहां पर वर्ल्ड कप फिनाले होने वाला था। अंग्रेज आदमी कहता है कि जब इंडिया फिनाले में पहुंच जाएगी तब आपको पास भी मिल जाएगा और ऐसे ही बेइज्जती करके वो पास देने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है, जहां पर थोड़े बहुत लोग देखने के लिए आए होते हैं। इंडियन प्लेयर्स उस वक्त बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि इंडिया को सपोर्ट करने वाले काफी नाराज हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर भागता हुआ एक छोटा सा बच्चा आता है और कपिल देव से उनका ऑटोग्राफ मांगने लगता है। उस बच्चे को देखकर कपिल देव बहुत खुश हो जाते हैं और उसे ऑटोग्राफ देते हुए कहते हैं कि आप मैच देखने जरूर आना। बच्चा कहता है कि मैं मैच देखने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि पापा कहते हैं कि इंडिया कभी जीतती तो है नहीं, तो टिकट के पैसे क्यों बर्बाद करें। ये बात कपिल के दिल में जा लगती है, लेकिन तब उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, तो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ सभी बड़े पत्रकार आए होते हैं। एक अंग्रेज पत्रकार की पूछने पर कपिल देव कहते हैं कि हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही सारे पत्रकार चौंक जाते हैं और कुछ तो उसी वक्त हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस ये एक मजाक ही लग रहा था। यहाँ तक कि क्रिकेट टीम के मैनेजर मान सिंह को भी यकीन नहीं था कि इंडिया कभी जीत पाएगी, इसीलिए उन्होंने सेमीफाइनल के पहले ही रिटर्न टिकट करा के रख ली थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अब इतिहास बदलने वाला था और एक नया इतिहास बनने वाला था। अब हम देखते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप में पहले मैच का दिन आ जाता है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने वाली थी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट जगत की सबसे ताकतवर टीम मानी जाती थी। अब मैच शुरू हो जाता है और भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान में आते हैं। सुनील गावस्कर बैटिंग करने के लिए तैयार होते हैं, वहीं वेस्ट इंडीज के तेज तर्रार बॉलर होल्डिंग बॉलिंग करने के लिए दौड़ लगाते हैं। होल्डिंग की बॉलिंग इतनी तेज होती है कि सुनील गावस्कर के सर के बगल से निकल जाती है और बैट को बॉल की हवा तक नहीं लगती। ये देखकर तब सभी को समझ आ जाता है कि वेस्ट इंडीज वाकई में खतरनाक टीम है और इसे हराना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ी बहुत बॉल्स खेलने के बाद श्रीकांत तुरंत ही आउट हो जाते हैं और ज्यादा कुछ रन बनाए बिना उन्हें जाना पड़ता है। अब मैदान में यशपाल शर्मा आ जाते हैं, जो कि खुल के बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे, तो वो आते ही सीधे बॉल को बाउंड्री पार करा देते हैं और तब जाकर सभी क्रिकेट प्रेमियों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। यशपाल शर्मा धड़ाधड़ चौके की बरसात करते जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुनील गावस्कर का विकेट गिर जाता है और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ता है। अब मैदान में कपिल देव आते हैं, लेकिन 2-3 बॉल खेलने के बाद वो भी आउट हो जाते हैं। यशपाल शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं, जिस बात की खुशी स्टेडियम में बैठे सभी लोग मना रहे होते हैं। लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए ही होती है, क्योंकि कुछ और रन्स बनाने के बाद वो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस बात से इंडियन क्रिकेट फैंस उदास नहीं होते, बल्कि यशपाल के लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं, क्योंकि वो 89 रन्स बनाकर काफी अच्छी पारी खेलकर जा रहे थे। अब इंडिया वेस्ट इंडीज को 262 रन्स बनाने का टारगेट दे देती है और अब इंडिया का बॉलिंग करने का समय
समय आ जाता है। थोड़ी देर तक वेस्टइंडीज के प्लेयर द्वारा रन बनाने के बाद एक प्लेयर आउट हो जाता है और तब मैदान में एंट्री होती है विवियन रिचर्ड्स की, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते थे और उन्हें आउट कर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। रिचर्ड घुमा घुमा के चौके छक्के लगाते हुए रन बना रहे होते हैं और उनको आउट कर पाना काफी मुश्किल सा लग रहा होता है, लेकिन तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ जाता है और अगले दिन कंटिन्यू करने के लिए कह दिया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैच की शुरुआत हो जाती है और रिचर्ड बैटिंग करने को तैयार होते हैं। उधर इंडिया की तरफ से रॉजर बेनी बॉलिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तब रिचर्ड बेनी की बॉल को खेल नहीं पाते और तुरंत ही आउट हो जाते हैं, जिसे देखकर इंडियन क्रिकेट टीम का हर एक मेंबर और उनके फैंस खुशी से नाचने लग जाते हैं। अब इसके बाद सारे वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर्स एक के बाद एक सब धराशाही होते चले जाते हैं और जो जीत किसी ने भी नहीं सोची थी वो जीत इंडिया को हासिल हो जाती है और वो वेस्ट इंडीज को अपने पहले मैच में हरा देती है। पूरी इंडियन टीम खुशी से झूम झूम कर इस जीत का जश्न मना रही होती है, क्योंकि ये जीत काफी मेहनत से मिली थी। अब हम देखते हैं कि कपिल देव एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे होते हैं जिसमें कि लिखा हुआ था कि इंडिया को जीत इसलिए मिल गई क्योंकि वो लकी थे। अखबार में लिखे ये शब्द हौसले को तोड़ने और गुस्सा दिलाने वाले थे, क्योंकि टीम ने जो इतनी मेहनत से जीत हासिल करी थी उसे बस किस्मत अच्छी होने की वजह से जीतना कहा जा रहा था। कपिल देव उस वक्त कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, वो बस उस अखबार को मरोड़ कर अपने जूते उससे पोंछने लग जाते हैं, क्योंकि शायद उन शब्दों की जगह जूते पोंछने लायक ही थी। अब ऐसे ही करते हुए इंडियन क्रिकेट टीम अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को भी हरा देती है और दूसरा मैच भी जीत जाती है, जिससे कि अब सभी के अंदर एक उम्मीद सी जग जाती है कि हाँ, अब शायद इस बार इंडिया कुछ करके ही दिखाएगा। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेट टीम से मिलने के लिए एक भी इंसान नहीं आता था, लेकिन अब 2 मैचेस जीतने के बाद कई लोगों की भीड़ होने लगी थी और सभी लोग भारतीय खिलाड़ियों से मिलने के लिए बेताब खड़े रहते थे। इंडियन क्रिकेटर बलविंदर संधू की जल्द ही सिमरन नाम की लड़की से सगाई होने वाली थी, तो जब भी सिमरन का फोन आता था तो बाकी क्रिकेटर्स मस्ती करना शुरू कर देते थे और ऐसे ही बहुत सी हंसी मजाक उन सभी के बीच चलता ही रहता था। अब तीसरे मैच का दिन आ जाता है जहां इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है, लेकिन इस बार इंडियन टीम का काफी ढीला प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ता है। हार जाने की वजह से कैप्टन कपिल देव सभी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लग रहा था जैसे किसी ने खेला ही ना हो और शायद 2 जीत के बाद से सभी में कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसकी वजह से इंडियन टीम को जीत के बजाय हार मिली थी। इस मैच में सुनील गावस्कर के पैर में चोट आ गई थी और फिर उसके बाद कपिल का ऐसा गुस्सा देखकर वो अगला मैच खेलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि एक तो उनके पैर में चोट लगी थी, ऊपर से कपिल ने भी उन्हें उल्टा ही बोल दिया था। अब चौथे मैच का दिन आ जाता है जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही होता है, तो पहले ओवर में ही इंडिया एक विकेट लेने में कामयाब हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं विवियन रिचर्ड, जो कि पहले मैच में काफी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस बार शायद वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। रिचर्ड मैदान में आते ही चौके छक्के की बरसात करना शुरू कर देते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का कोई भी बॉलर उनको आउट नहीं कर पा रहा होता। वेस्ट इंडीज इंडिया को 282 रन बनाने का टारगेट दे देती है और इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है। ओपनिंग में श्रीकांत बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन एक बॉल खेलने के बाद ही दूसरी बॉल में आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही एक और प्लेयर भी आउट हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज ठान के आई हो कि इस बार तो हरा के ही जाना है। अब बैटिंग करने के लिए दिलीप वेंगसरकर मैदान में आते हैं और आते ही बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वेस्ट इंडीज सबसे ज्यादा फेमस इस बात के लिए थी कि उनके बॉलर्स ऐसी बॉलिंग कराते थे कि बैटिंग करने वाले इंसान को जख्मी ही कर डालते थे ताकि कोई खेल ही ना पाए। तो यही वो वेंगसरकर के साथ भी करते हैं और तेजी से बॉलिंग कराकर उनका जबड़ा ही तोड़ डालते हैं। वेंगसरकर को इतनी बुरी चोट आती है कि उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है और अब यहाँ इंडियन टीम के लिए काफी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ऐसे हादसे टीम के हौसले को कम कर देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को किसी के जख्मी होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनके लिए तो ये गेम का एक हिस्सा ही था। तो वो ऐसे ही बॉलिंग कंटिन्यू रखते हैं और एक और प्लेयर को आउट कर देते हैं। अब बैटिंग करने के लिए कपिल देव मैदान में आते हैं और फिर गेम थोड़ा सा पलटता है और रन बनना शुरू होते हैं, लेकिन इसी बीच मोहिंदर अमरनाथ 80 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। इसके बाद लगातार इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स आउट होते चले जाते हैं और जो वेस्ट इंडीज ठान के आई थी वो जीत अपने नाम कर ही लेती है और इस मैच में भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि 2 मैचेस जीतने के बाद 2 मैचेस हार जाना ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी और धीरे धीरे सभी का मोटिवेशन भी खत्म होने लगा था। तभी एक और दुख भरी खबर आती है कि दिलीप वेंगसरकर को इतनी चोट आई है कि अब वो ये वर्ल्ड कप
नहीं खेल पाएंगे। अब हम देखते हैं कि सभी खिलाड़ी बस से अपने होटल जा रहे होते हैं और बाहर वेस्ट इंडीज के लोग अपना झंडा लेकर खुशी से झूम रहे होते हैं। ये नजारा देखकर सभी खिलाड़ी और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश का झंडा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी कपिल को हल्का हल्का अपने देश का तिरंगा लहराता दिखता है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही बच्चा था जिसने कपिल का ऑटोग्राफ लिया था। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए वही बहुत होता है, वैसे ही उस भीड़ में एक छोटे से बच्चे का तिरंगा लहराना सभी खिलाड़ियों को इमोशनल कर देता है और तब उनके अंदर एक आग जलती है कि हमें अपने देश के लिए जीतना होगा और इस तिरंगे की शान को बनाए रखना होगा। ये जो सीन है वो काफी ज्यादा इमोशन से भरा है क्योंकि इस टाइम पर आपको फील होगा कि हमारे देश के तिरंगे की क्या कीमत होती है, कि वो किसी के अंदर भी जोश भर सकता है। और अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक उस इमोशन को पूरी तरह से फील करा देता है। अब 5वें मैच का दिन आ जाता है जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होता है और इस मैच से ही डिसाइड होना था कि इंडिया आगे खेलेगी या नहीं। तो ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट था इंडिया को आगे जाने के लिए। कैप्टन कपिल देव सभी खिलाड़ी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो तुम लोग ऐसा खेलो कि मेरी बारी ही ना आए, और इतना कहने के बाद वो नहाने निकल जाते हैं। अब मैदान में भारतीय खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए उतरते हैं लेकिन एक के बाद एक आउट होते ही चले जा रहे होते हैं। पूरी टीम परेशान होकर कपिल को बाहर आने को कह रही होती है लेकिन वो नहाने में ही लगे होते हैं। जब लगातार 4 विकेट गिर जाते हैं तब कपिल देव की हालत थोड़ा टाइट हो जाती है और तब वो बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरते हैं। अब ग्राउंड में खिलाड़ियों की वाइफ और गर्लफ्रेंड भी मैच देखने के लिए आ जाती हैं। तभी उस वक्त यशपाल शर्मा भी आउट हो जाते हैं। अब सभी का मूड एकदम खराब हो जाता है क्योंकि इंडिया का इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन कभी भी देखने को नहीं मिला था। इंडिया के 7 विकेट गिर चुके थे और अब तक कुछ खास रन नहीं बन पाए थे और अब सभी को यही लग रहा था कि इंडिया ये मैच भी हार ही जाएगी। लेकिन तभी कपिल अपना बल्ला घुमाते हैं और तब बॉल सीधा खिड़की का कांच तोड़ते हुए निकल जाती है और ये देखकर सभी के अंदर अलग ही जोश भर आता है और जो उम्मीद खत्म सी हो गई थी वो फिर से बढ़ने लग जाती है। अब मदन लाल और कपिल देव दोनों ही मिलकर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू कर देते हैं और अब धड़ल्ले से रन बनना शुरू हो जाते हैं। कपिल देव पूरे जोश के साथ अपने बैट से बॉल को बाउंड्री पार कराते जा रहे होते हैं और हर बार बॉल किसी कार में जाकर लग जा रही होती है, जिसके डर से जिम्बाब्वे को सपोर्ट करने वाले लोग अपनी कार को बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। तभी ऑडियंस के बीच हमें असली कपिल देव को दिखाया जाता है जो कि गुड शॉट कपिल कहते हुए नजर आ रहे होते हैं। कपिल देव लगातार रन्स बनाते जा रहे होते हैं और वो 175 रन्स बना डालते हैं जो कि एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने रन्स नहीं बनाए थे और कपिल देव ने ऐसा करके इतिहास रच दिया था। और इस बीच पूरे स्टेडियम में मौजूद हर कोई उनके लिए ताली बजा रहा था। अब जिम्बाब्वे की बैटिंग करने की बारी आती है तो सभी खटाखट आउट पे आउट होते चले जा रहे होते हैं और अब ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया अपने पूरे फॉर्म में आ गई हो और ऐसे ही खेलते हुए इंडिया ये मैच जीत जाती है। इस मैच की जीत का सारा क्रेडिट कपिल देव को ही मिलता है क्योंकि जब सभी लोग आउट हो रहे थे तब कपिल ने धड़ाधड़ रन बनाते हुए मैच की बाजी ही पलट दी थी और एक इतिहास भी बना डाला था और सारे हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम काफी बेहतरीन खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया से भी मैच जीत जाती है और सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। पूरे भारत देश में हर जगह इंडिया के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाने की ही चर्चा चलने लगी थी और अब हर किसी को वर्ल्ड कप देखने और सुनने में इंटरेस्ट आने लगा था क्योंकि जो सभी को नामुमकिन सा लगता था मुमकिन होने वाला था। अब हम देखते हैं कि बलविंदर फोन पर सिमरन से ही बातें कर रहा होता है तो बाकी क्रिकेटर फिर से उसके पास मस्ती करने के लिए आ जाते हैं लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि बलविंदर की आंखों में आंसू होते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि सिमरन के परिवार वालों ने सगाई तोड़ दी है क्योंकि क्रिकेट में कोई कमाई का जरिया नहीं है। इस बात से बलविंदर भी ये मान लेता है कि कोई भी एक क्रिकेटर को अपनी बेटी क्यों देगा जब उसकी कोई कमाई ही नहीं है। अब सेमीफाइनल मैच का दिन आ जाता है जो कि इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ मैच होता है। इंग्लैंड बैटिंग कर रही होती है और इंडिया बॉलिंग और पहला ओवर बलविंदर को डालने मिलता है लेकिन जो पिछली रात उसके साथ हुआ था उस वजह से वो सही से बॉलिंग नहीं करा पा रहा होता और इंग्लैंड के रन्स बनते जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद तभी बाकी बॉलर्स बॉलिंग कराना शुरू करते हैं और तब जाकर इंग्लैंड के विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं और मैच का झुकाव थोड़ा इंडिया की तरफ होने लग जाता है। अब इंडिया की बैटिंग करने की बारी आ जाती है तो ओपनिंग में सुनील गावस्कर और श्रीकांत उतरते हैं। फिर दोनों ही लोग लगातार रन बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ देर बाद दोनों ही लोग आउट भी हो जाते हैं और फिर मैदान में यशपाल शर्मा और अमरनाथ आते हैं। अमरनाथ यशपाल से आराम से खेलने को कहते हैं क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच था लेकिन यशपाल हाँ हाँ करके भी अपने ही मन की करते हैं और घुमा घुमा के
शॉट्स मारते जा रहे होते हैं। 61 रन बनाने के बाद यशपाल शर्मा आउट हो जाते हैं और तब कपिल देव मैदान में उतरते हैं और वो भी अपने बल्ले से शॉट लगाना शुरू कर देते हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शक इतना ज्यादा जोश से भर चुके थे कि उनको रोकना मुश्किल हो रहा था और सभी लोग जोर जोर से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। अब ऐसे ही खेलते हुए इंडिया सेमीफाइनल्स को पार करते हुए फाइनल्स में पहुंची जाती है और इस टाइम पर जो सभी के दिल में फीलिंग्स थी वो सब बहुत ही अलग और नई थी, क्योंकि इससे पहले ये एहसास कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि हर कोई बस यही सोचता था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप का एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इंडिया तो अब फाइनल्स तक पहुंच गई थी। अब हम देखते हैं कि जिस अंग्रेज आदमी ने बेइज्जती करके पास देने से मना कर दिया था, अब वही आदमी मान सिंह को बड़े इज्जत के साथ स्टेडियम का पास दे रहा होता है। एक टाइम था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू लेने के लिए इक्का दुक्का रिपोर्टर ही आते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था कि पूरा रूम पत्रकारों से भरा हुआ था और अब हर कोई कपिल देव से कई सवाल करना चाहता था। यहाँ सिंपल सी हमें ये सीख मिलती है कि जब आप कुछ भी नहीं होते तो हर कोई आपका मजाक बनाता है और हंसता है, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही लोग आपके पीछे पीछे लग जाते हैं। तो इस चीज से बस आप यही सीखिए कि आप अपने मुंह से जवाब देने से अच्छा अपने काम से जवाब दें, तभी उन सभी का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जो आप पर हंसते हैं। अब वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने का दिन आ जाता है जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला जाना था। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और जो घर पे थे वो सभी रेडियो और टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे, क्योंकि फाइनल मैच इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था और इसके बाद से ही इतिहास पूरी तरह से बदलने वाला था। अब मैच शुरू हो जाता है और बैटिंग करने के लिए सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान में आ जाते हैं। 2 ओवर बीतने के बाद बिल्कुल भी रन न बनाते हुए सुनील गावस्कर आउट हो जाते हैं और इस टाइम पर काफी निराशा सी देखने को मिलती है। वेस्ट इंडीज इस टाइम पर और भी ज्यादा आक्रामक बॉलिंग कर रही थी और यही चाह रही थी कि कोई बस घायल हो जाए और तब ये मैच वो लोग ही जीत जाएं। श्रीकांत ऐसे बैट्समैन थे जिन्हें धीरे धीरे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वो थोड़ा रिस्क लेते हुए खुलकर मारना शुरू करते हैं और तब तेजी से रन बनना शुरू हो जाते हैं। श्रीकांत रन बना ही रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद वो आउट हो जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में अमरनाथ भी आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद यशपाल मैदान में उतरते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास जादू दिखा नहीं पाते और आउट हो जाते हैं। अब मैदान में कपिल देव उतरते हैं तो सभी के दिल में उम्मीद बढ़ जाती है कि वो ही अब गेम को संभाल सकते हैं। कपिल देव थोड़े बहुत रन बनाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो भी आउट हो जाते हैं और ऐसे ही करते हुए सभी प्लेयर्स आउट होते चले जा रहे थे। अब मैदान में बैटिंग करने के लिए बलविंदर को जाना होता है, तभी कपिल देव उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी लाइफ में भले ही कितना कुछ हो रहा हो, लेकिन जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसका बस एक ही मतलब होता है कि जान लगाकर हमें अपने देश के लिए खेलना है। हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन जो हम आज करने वाले हैं वो हमारे नाम के आगे हमेशा लिखा रहेगा और ये दिन कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बलविंदर कपिल देव की बातों को समझता है और मैदान में उतरते ही अपना बल्ला चलाते हुए मारना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किरमानी आउट हो जाते हैं और इंडिया सिर्फ 183 रन ही बना पाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम स्कोर था, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस बढ़ गए थे। अब बैटिंग करने के लिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर मैदान में उतरते हैं और बॉलिंग करने के लिए बलविंदर को मौका दिया जाता है। बलविंदर अपनी बॉलिंग से आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैदान में रिचर्ड आते हैं, जिन्हें आउट करना मुश्किल टास्क ही लगता था और ऐसा होता भी है। रिचर्ड हर बॉल पे रन लेना शुरू कर देते हैं और इंडियन टीम की चिंता बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अगर रिचर्ड का विकेट गिर जाता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। हर किसी ने अपनी बॉलिंग ट्राई कर ली थी, लेकिन किसी भी तरह से रिचर्ड आउट नहीं हो रहे होते और रन बनाते चले जा रहे होते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स की वाइफ्स को लगता है कि शायद अब हम हार जाएंगे, तो वो लोग स्टेडियम से निकलकर अपनी उदासी भरा चेहरा लेकर होटल चली जाती हैं। मदन लाल कपिल देव के पास आते हैं और एक और ओवर डालने की रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस बार वो रिचर्ड को आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। कपिल देव मदन के इमोशंस को समझकर ओवर डालने के लिए बॉल दे देते हैं। मदन लाल बॉलिंग करते हैं और रिचर्ड बल्ला घुमाकर बॉल को मारते हैं। बॉल हवा में उड़ जाती है और तब कपिल देव और यशपाल शर्मा कैच लेने के लिए दौड़ते हैं। उस टाइम पर सभी की धड़कनें रुक सी गई थी, क्योंकि ये कैच लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बाद ही मैच में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता। और ऐसा होता भी है, क्योंकि कपिल देव उस कैच को पकड़ लेते हैं और तब पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि स्टेडियम में कूदकर कपिल देव के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। स्टेडियम का शोर सुनने पर रोमी भाटिया और मदन लाल की वाइफ टीवी ऑन करके मैच को देखती हैं और जब वो कैच को देखती हैं तो वो भी खुशी से नाचने लग जाती हैं। अब यहाँ पर मैच पूरी तरह से पलट जाता है और अब विकेट गिरना भी शुरू हो जाते हैं। अब मैच का
आखिरी पड़ाव आ जाता है जहां भी सिर्फ वेस्टइंडीज के 126 रन ही बने थे और 9 लोग आउट हो चुके थे और सिर्फ एक को ही आउट होना था। अमरनाथ अपनी बॉलिंग से एक प्लेयर को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं और तब वो सपना पूरा हो जाता है जो पूरे भारत देश ने देखा था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। हर तरफ हर जगह चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा होता है और ये खेल और मूवमेंट ऐसा था कि सारे लड़ाई झगड़े भूलकर हर कोई बस इंडिया के जीतने की खुशी ही मना रहा था। ये जीत ऐसी थी कि सबकी आंखों में नमी थी क्योंकि ये किसी एक की नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जीत थी। एक ऐसी जीत जिसे आज भी हम सभी याद करते हैं और अब इस जीत पर फिल्म भी बन गई है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन कपिल देव के हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ाई जाती है और फिर पूरी टीम उस कप के साथ अपनी फोटो खिंचवाती है और ये जो अनमोल पल थे वो फोटो और वीडियो के रूप में कैद हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि जो मूवी में हमें दिखाया गया है वो एक असली कहानी है या कह सकते हैं कि एक सच्चाई है जो कई लोगों ने जी है और अब हमें उस पल को महसूस कराने के लिए ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी को लेकर बहुत ही मिक्स रिस्पांस देखने को मिलता है। किसी को ये बहुत पसंद आई तो किसी को ये बहुत अच्छी नहीं लगी, किसी को उम्मीद से बढ़कर लगी तो किसी की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई, किसी को वो पल जीने का मौका मिला जब ये वर्ल्ड कप हुआ था या किसी को उस पल का एहसास भी नहीं हुआ। तो इस मूवी को लेकर ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। इस फिल्म को बनाने में 270 करोड़ लग गए लेकिन इस फिल्म की कमाई उतनी नहीं हो पाई, तो एक तरह से फिल्म हिट साबित नहीं हो पाई। तो सिंपल यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर ऑडियंस ने इस फिल्म को इतना तवज्जो नहीं दिया। मैं उतना बड़ा क्रिकेट प्रेमी नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये मूवी कितनी अच्छी थी, लेकिन जो हार्डकोर फैंस हैं उन्हें जरूर पता होगा कि इस फिल्म में जिस तरह से उस पल को दिखाया गया है वो कितना अच्छा था या कितना अच्छा नहीं था। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह ने कपिल देव के कैरेक्टर में घुसने के लिए काफी मेहनत करी है जो कि हमें स्क्रीन पर काफी साफ तौर पर देखने को मिलता भी है। वहीं पंकज त्रिपाठी ने जो मैनेजर मान सिंह का रोल निभाया है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है और उनकी काफी तारीफ भी हुई है। वहीं बोमन ईरानी ने जिस तरह से मैच की कमेंट्री की है वो भी काफी बढ़िया था और मैच के टाइम उसे सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। दीपिका पादुकोण का इस फिल्म में होना एक तरह का गेस्ट अपीयरेंस ही था क्योंकि उनका कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल नहीं था और ना ही कोई ऐसा रोल था जिसमें एक्टिंग देखने को मिले, तो कुल मिला के सही ही था। वहीं बाकी कलाकारों की बात करें तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर्स को निभाए रखने में पूरा योगदान दिया है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ हमें बीच बीच में रियल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं ताकि हम उस वक्त को फील कर सकें जिस वक्त की हमें ये कहानी बताई जा रही है। अब ज्यादा बातें न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरे से शायद कुछ गलत ही निकल जाए, इसलिए आप सब जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी।